वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू न्यू ईयर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 18 सिविल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा कैसे की जाएगी। ऑर्डर 18 में के रूल्स जो हैं इसमें बताया गया है सिविल प्रोसीजर कोड के कि आरंभ करने का अधिकार। जो रूल 1 कहता है कि जो केस है उसको स्टार्ट करने का राइट किस पे होगा, राइट टू बिगिन। तो आरंभ करने का जो अधिकार है, द प्लेंटिफ हैज द राइट टू बिगिन अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट द फैक्ट्स एलिग्ड बाय द प्लेंटिफ्स एंड कंटेंट्स दैट either in points of law and on some additional facts alleged by the defendant, the plaintiff is not entitled to any part of the relief which he seeks, in which case the defendant has the right to begin। जो तकरीबन केसों में क्या है, जो वादी है वो केस को स्टार्ट करेगा, लेकिन कई परिस्थितियों में क्या है, प्रतिवादी जो है अगर वह वादी के फैक्ट्स को स्वीकार लेता है और उसके कुछ पार्ट को कहता है कि जो वादी है वह इसका हकदार नहीं है, तो उस केस में प्रतिवादी को केस को प्रारंभ करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 2। रूल 2 कहता है स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, कथन और साक्ष्य का पेश किया जाना। तो कथन और साक्ष्य का पेश किया जाना on the day fixed for the hearing of the suit and on any other day to which the hearing is adjourned, the party having the right to begin shall state his case and produce his evidence in support of the issue which he is bound to prove। उस दिन जो बात की सुनवाई के लिए नियत किया गया हो या किसी अन्य दिन जिस दिन के लिए सुनवाई स्थगित की गई है, नेक्स्ट डेट दी गई है, वह पक्षकार जिसे आरंभ करने का अधिकार है, राइट टू बिगिन है, जो पक्षकार उस केस को स्टार्ट कर रहा है, अपने मामले का कथन करेगा, अपने मामले को बताएगा कोर्ट के सामने। उन विवादों के समर्थन में जो इशू जो कोर्ट ने इस्टेब्लिश किए हैं उस केस में कुछ जो विवादक जिनकी उन दोनों पार्टियों में कौन कौन से इशू हैं उसको जो है कोर्ट ने इस्टेब्लिश किए हैं, उन पर क्या है अपने साक्ष्य एविडेंस पेश करेगा और साबित करने के लिए जो है आबद्ध है। नेक्स्ट आते हैं इसका रूल 2 का सब रूल 2 कहता है कि जब दूसरा पक्षकार द अदर पार्टी शैल देन स्टेट हिज केस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस इफ एनी, द मे देन एड्रेस द कोर्ट जनरली ऑन द होल केस। तब दूसरा पक्षकार जो है अपने मामले का कथन करेगा। एक पक्षकार अपनी बात अपने कोर्ट में रख चुका है, विटनेसेस रख चुका है, साक्ष्य रख चुका है। अब दूसरा पक्षकार क्या है अपने मामले को कोर्ट को बताएगा और अपने साक्ष्य जो उसके पास हों पेश करेगा और तब पूरे मामले के लिए सनातन न्यायालय को संबोधित करेगा, न्यायालय को उसके बारे में संबोधित करेगा। नेक्स्ट आते हैं इसका सब रूल 3 कहता है कि जब आरंभ करने का वाला पक्षकार सहायता पूरे मामले के बारे में उत्तर दे सकेगा, तो जिसने केस को स्टार्ट किया था वह उसका उत्तर देगा। द पार्टी बिगिनिंग में देन रिप्लाई जनरली ऑन द होल केस, कि पूरे केस के बारे में क्या उसका आंसर है, क्या उत्तर वह देना चाहती है तो वह देगा। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 3A ऑर्डर रूल 2 का। तो 3A कहता है कि कोई पक्षकार किसी मामले में मौखिक बहस कर सकेगा, वह ओरल आर्ग्यूमेंट्स कर सकता है, और वह मौखिक बहस यदि कोई हो समाप्त करने से पहले न्यायालय को, यदि न्यायालय ऐसा अनुज्ञात करे, अपने मामले के समर्थन में संक्षिप्त रूप में या सुस्पष्ट शीर्षों के अधीन लिखित बहस प्रस्तुत कर सकेगा, और ऐसी लिखित बहस जो है अभिलेख का भाग होगी। एनी पार्टी में एड्रेस ओरल आर्ग्यूमेंट इन ए केस and shall before he conclusion the oral argument if any submit if the court so permit concisely and under distinctly hearing written argument in support of his case to the court and such written argument shall form part of the record। तो जो मौखिक बहस है वह मौखिक बहस भी कर सकता है, लेकिन अगर कोर्ट कहती है कि आप लिखित बहस सबमिट कीजिए तो आप लिखित बहस भी कोर्ट की जो, या आप खुद लिखित बहस सबमिट करना चाहते हैं तो आप उस केस में लिखित बहस भी क्या है सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसका सब रूल 3B कहता है कि ऐसी लिखित बहस की एक कॉपी विरोधी पक्षकार को साथ साथ दी जाएगी।
नेक्स्ट आते हैं कि लिखित बहस फाइल करने के प्रयोजन के लिए कोई स्थगन तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं ऐसी स्थगन मंजूर करने आवश्यक न समझे। यानी कि लिखित बहस के प्रयोजन के लिए कि लिखित बहस दाखिल करनी है, इसके लिए कोर्ट क्या है समय दे दे और केस को आगे की डेट दे दे, तो वह तभी करेगी जब कोर्ट को लगता है कि वह उचित है। नो एडजॉर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग एन रिटन आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं कि न्यायालय किसी मामले में दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार द्वारा मौखिक बहस के लिए ऐसी समय सीमा नियत करेगा जो वह ठीक समझे। कि जो है न्यायालय दोनों पक्षकारों से कह सकता है कि आप किस दिन क्या है मौखिक बहस ओरल आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते हैं, उसकी एक डेट फिक्स कर सकता है कोर्ट। नेक्स्ट जो हम आते हैं उसका रूल 3 कहता है ऑर्डर 18 का कि जहाँ कई विवादक हैं वहाँ साक्ष्य एविडेंस where several issue where there are several issue the burden of proving some of which lie on the other party, the party winning may at his opinion either produce the evidence on those issue and जो जहाँ कई विवादक है, कई इशू है, उस पर बहस साक्ष्य देने हैं जिसमें से कुछ को साबित करने का भार दूसरे पक्षकार पर है, वहाँ आरंभ करने वाला जिसने केस को स्टार्ट किया है पक्षकार अपने विकल्प पर या तो उन विवादकों के बारे में अपने साक्ष्य पेश कर सकेगा या दूसरे पक्षकार द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के उत्तर के रूप में पेश करने के लिए उसे आरक्षित कर सकेगा और उसके बाद कथित दशा में आरंभ करने वाला पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा उसका समस्त साक्ष्य पेश किए जाने के बाद क्या है उस विवादकों पर अपना साक्ष्य पेश कर सकेगा। कि एक पक्षकार ने अपना पूरा साक्ष्य उस जो इशू है उन पे पेश कर दिया तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वह अपना पक्ष रखेगा और अपने जो साक्ष्य हैं विटनेसेज हैं वो पेश करेगा। तब दूसरा पक्षकार आरंभ करने वाले पक्षकार के द्वारा इस प्रकार पेश किए साक्ष्य का विशेषतः उत्तर दे सकेगा, किंतु तब आरंभ करने वाला पक्षकार पूरे मामले के बारे में साधारणतः उत्तर देने का हकदार होगा। यानी कि उसने उसका आंसर दिया, उसके बाद क्या है जिसने केस को आरंभ किया है वो उसका पूरे केस का क्या है उत्तर देने का हकदार है। नेक्स्ट आते हैं रूल 3A। रूल 3A कहता है कि पक्षकारों का अन्य साक्षियों से पहले उपसंजात होना। Party to appear before other witnesses where the party himself wishes to appear as the witness, it shall not appear before any other witness on his behalf he has examined unless the court for reason to be recorded permit him to appear as his own witnesses at a large stage। यानी कि जहाँ कोई पक्षकार स्वयं कोई साक्षी के रूप में उपसंजात होना चाहता है, कोर्ट में अपेयर होना चाहता है, वहाँ वह उसकी ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किए जाने से पहले उपस्थित होगा। किंतु यदि न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, कुछ कारण बताया जाए कोर्ट के द्वारा, उसे पश्चातवर्ती क्रम में स्वयं अपने साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात करे तो वह बात की उपस्थिति को देखेगा तो उपस्थित कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं रूल 4। रूल 4 कहता है कि साक्ष्य का अभिलेखन रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। प्रत्येक मामले में किसी पक्षकार की मुख्य परीक्षा का साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया जाएगा। उसकी कॉपी जो है उस पक्षकार द्वारा जो उसे साक्षी के रूप में बुलाती है विरोधी पक्षकार को दी जाएगी। परंतु जहां दस्तावेज फाइल किए जाने हों, पक्षकार उन दस्तावेजों पर निर्भर करते हों, वहां शपथ पत्र के साथ फाइल किए गए ऐसे दस्तावेजों को सबूत और अग्रता न्यायालयों के आदेश के अधीन रहते हुए होगी। हाजिरी साक्षी का साक्ष्य उसकी कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, जिसका साक्ष्य मुख्य पक्ष न्यायालय को शपथ पत्र द्वारा दिया जाएगा तो न्यायालय द्वारा उसके द्वारा नियुक्त कमीशन द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। परंतु न्यायालय इस उपनियम के अधीन कमीशन नियुक्त करते समय ऐसे सुसंगत तथ्य को जो वह ठीक समझे गणना के विचार में रख सकेगा। नेक्स्ट कहते हैं कि यथास्थिति न्यायालय या कमीशन साक्ष्य को यथास्थिति न्यायाधीश या कमीशन की उपस्थिति में या तो लिखित रूप से या यांत्रिक रूप से अभिलिखित करेगा और जहां ऐसा साक्ष्य कमिश्नर द्वारा अभिलिखित किया गया है
तो वह ऐसे साक्ष्य को अपनी लिखित या हस्ताक्षरित रिपोर्ट सहित उसे नियुक्त करने वाले न्यायालय को वापस भेज देगा उस कोर्ट को, और उसके अधीन लिया गया साक्ष्य बाद के अभिलेख का भाग होगा। नेक्स्ट अब रूल 4 कहता है, रूल 4 का कि कमीशन परीक्षा के समय किसी साक्षी को भागभंगी के बाबत ऐसी टिप्पणी लेखबद्ध करेगा जो वह तात्विक समझे, यानी कि जब वह विटनेस क्या है अपना कहते हैं अपना साक्ष्य दे रहा है तो उसका चेहरे का इंप्रेशन क्या है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसके बारे में कोई टिप्पणी कर सकता है। परंतु कमिश्नर के समक्ष साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के दौरान उठाए गए कोई आक्षेप उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे और न्यायालय द्वारा बहस के प्रक्रम में निश्चित किए जाएंगे। अगर कोई आक्षेप कोई ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं तो उसे कोर्ट के द्वारा क्या है उसका निश्चय किया जाएगा, उसको डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कमिश्नर की रिपोर्ट। कमीशन निकालने की तारीख से 60 दिन के भीतर कमीशन नियुक्त करने वाले न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी। 60 दिन के अंदर जो कमीशन निकाला है वह अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा, और सिवाय तब के न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के समय का विस्तार कर दे, लेकिन कुछ कंडीशन में उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 5। सब रूल 6 कहता है कि यथास्थिति उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय इस नियम के अधीन साक्ष्य लेखबद्ध करने के लिए कमीशन का एक पैनल तैयार करेगा। सब रूल 7 कहता है कि न्यायालय साधारण और विशेष आदेश द्वारा कमीशन की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में संदत्त की जाने वाली रकम निर्धारित करेगा। जो कमीशन निकाला है उसके जो खर्चे हैं उसको क्या रकम देनी है उसको क्या निश्चित करेगा। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 8 रूल 4 का कि ऑर्डर 26 के नियम 16 का और 17 और 18 के उपबंध जहाँ तक लागू होते हों इस नियम के अधीन उस कमीशन को निकालने निष्पादन वापसी को लागू होंगे। ये है रूल 4। रूल 5 क्या कहता है? रूल 5 कहता है जिन मामलों की अपील हो सकती है उसमें साक्ष्य कैसे लिखा जाएगा। जिन मामलों में अपील अनुज्ञात हो सकती है उन मामलों में हर एक साक्षी का साक्ष्य न्यायालय की भाषा में न्यायाधीश द्वारा उसकी उपस्थिति में उसके व्यक्ति के निर्देशन और आरक्षण में लिखा जाएगा, और न्यायाधीश के बोलने के साथ ही टाइपिस्ट पर टाइपराइटर पर टाइप किया जाएगा। और यदि न्यायाधीश अभिलेखित किए जाने वाले कारणों से ऐसे निर्देश दे तो न्यायाधीश की उपस्थिति में न्यायालय की भाषा में यंत्र द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 6। रूल 6 कहता है कि अभिसाक्ष्य का भाषांतरण कब किया जाएगा। तो जब साक्ष्य उस भाषा से भिन्न भाषा में लिखा गया है जिसमें वह दिया गया है और साक्षी उस भाषा को नहीं समझता जिसमें वह लिखा गया है, वहाँ उस साक्ष्य का वैसा जैसा कि वह लिखा गया है उस भाषा में भाषांतर उसे सुनाया जाएगा जिसमें वह दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं रूल 7। रूल 7 कहता है ऑर्डर 18 का कि धारा 138 के अधीन साक्ष्य धारा 138 के अधीन दिया गया साक्ष्य नियम 5 द्वारा विहित प्रारूप में होगा और यह पढ़कर सुनाया जाएगा, हस्ताक्षरित किया जाएगा, और यदि अफसर से ऐसा अपेक्षित हो तो उसका भाषांतरण या शोधन इसी प्रकार किया जाएगा मानो वह इस नियम के अधीन किया गया हो। नेक्स्ट हम आते हैं रूल 8। रूल 8 कहता है जब साक्ष्य न्यायाधीश द्वारा स्वयं नहीं लिखा गया हो तब ज्ञापन। जहाँ साक्ष्य न्यायाधीश द्वारा नहीं लिखा गया है या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर नहीं लिखवाया गया है या उसकी उपस्थिति में यंत्र द्वारा अभिलिखित नहीं किया गया है, वहाँ जैसे जैसे हर एक साक्ष्य की परीक्षा होती जाती है वैसे वैसे हर एक साक्ष्य के अभिसाक्ष्य के सारांश का ज्ञापन बनाने के लिए न्यायाधीश आवृत्त होगा, और ऐसा ज्ञापन न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा और साक्षित किया जाएगा और अभिलेख का पाठ होगा। नेक्स्ट आते हैं साक्ष्य अंग्रेजी में कब लिखा जाएगा। जहाँ न्यायालय की भाषा अंग्रेजी नहीं है किंतु बाद में के सभी पक्षकार जो स्वयं अपेयर हुए हैं कोर्ट में उन पक्षकारों के जो प्लीडर है एडवोकेट है द्वारा अपेयर हुए हैं प्लीडर ऐसे साक्ष्य के जो अंग्रेजी में दिया जाता है अंग्रेजी में लिखे जाने पर आक्षेप नहीं करते हैं, वहाँ न्यायाधीश उसे उसी रूप में लिख सकेगा और लिखवा सकेगा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो अंग्रेजी में लिखाया जा सकता है। लेकिन जहाँ साक्ष्य अंग्रेजी में नहीं दिया जाता है किंतु वे सभी पक्षकार जो स्वयं अपेयर हुए हैं उन पक्षकारों के जो प्लीडरों के द्वारा अपेयर हुए हैं प्लीडर ऐसे साक्ष्य के अंग्रेजी में लिखे जाने पर आक्षेप नहीं करते हैं, वहाँ न्यायाधीश ऐसा साक्ष्य अंग्रेजी में लिख सकेगा और लिखवा सकेगा। तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो अंग्रेजी में लिखवा भी सकता है और लिख भी सकता है। नेक्स्ट आते हैं रूल 10। रूल 10 कहता है कि कोई विशिष्ट प्रश्न या उत्तर लिखा जा सकेगा।
यदि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण प्रतीत होता है तो न्यायालय किसी विशिष्ट पर्सन या उत्तर को और किसी पर्सन के संबंध में किसी आक्षेप को, ऑब्जेक्शन को स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार प्लीडर के आवेदन पर लिख सकेगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 11। रूल 11 कहता है कि वे पर्सन जिस पर आक्षेप किया गया है और जो न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किए गए हैं, जहां किसी साक्षी ने से किसी किए गए पर्सन पर किसी पक्षकार या उसके प्लीडर द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है और न्यायालय उसका पूछा जाना अनुज्ञात करता है, वहां न्यायाधीश उस पर्सन, उत्तर, आक्षेप और उसे करने वाले व्यक्ति के नाम को उस पर न्यायालय के विनिश्चय के सहित लिखेगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 12। रूल 12 कहता है कि साक्षियों की भावभंगी के बारे में टिप्पणी। कोर्ट जो है साक्षी की परीक्षा, जो विटनेस की उसकी परीक्षा करते समय उसकी जो इम्प्रेशन है, उसके फेस इम्प्रेशन, बॉडी इम्प्रेशन, उस पर टिप्पणी कर सकती है जिससे वह तात्विक समझती है और उसका वह अभिलेख का पार्ट होगी। नेक्स्ट आते हैं रूल 13। रूल 13 कहता है जिन मामलों में अपील नहीं हो सकती या उन मामलों में साक्षी का ज्ञापन। ऐसे मामलों में जिसमें अपील अनुज्ञात नहीं है, यह आवश्यक नहीं होगा कि साक्षी को साक्ष्य विस्तार सहित लिखा जाएगा और बोलकर लिखवाया जाए और अभिलिखित किया जाए, किंतु न्यायाधीश जैसे जैसे हर एक साक्षी की परीक्षा होती है वैसे वैसे अपने उसके अभिसाक्ष्य के साथ का ज्ञापन लिखेगा और बोलने के साथ ही टाइपराइटर पर टाइप कराएगा और यंत्र द्वारा अभिलिखित कराएगा और ऐसे ज्ञापन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और अन्यथा अवधि प्रमाणित किया जाएगा और अभिलेख का पाठ होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 14। रूल 14 कहता है कि ऐसा ज्ञापन बनाने में असमर्थ ये रिपील किया जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं रूल 15। रूल 15 कहता है किसी अन्य न्यायाधीश के सामने दिए गए साक्ष्य का उपयोग करने की शक्ति। कि कोई साक्ष्य जो है जहां मृत्यु स्थानांतरण या जो सिटिंग जज है वह जो केस का ट्रायल कर रहा था वो किसी या उसकी मृत्यु हो जाती है और किसी तरह से उसका क्या ट्रांसफ़र हो जाता है और उस केस में वह उसका ट्रायल नहीं कर सकता, तो उस केस में दूसरा जो जज आएगा वह उस केस को वैसे ही देखेगा, वैसे ही मानेगा जैसे कि वह सारा कार्य उसके सामने ही दिया गया, वो सारे साक्ष्य उसके सामने ही दिए गए हों, उस तरह प्रवृत्ति पे आगे अग्रसर होगा। नेक्स्ट आते हैं कि उपनियम 1 के उपबंध धारा 24 के अधीन अंतरित बात के लिए साक्ष्य को जहां तक हो सके लागू समझे जाएंगे, जहां तक वे लागू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रूल 16। रूल 16 कहता है साक्ष्यों की तुरंत परीक्षा करने की शक्ति। जहां साक्षी न्यायालय के अधिकार से बाहर जाने वाला है या इस बात का पर्याप्त कारण न्यायालय को समाधान रूप से दर्शित किया जाता है कि उसका साक्ष्य तुरंत क्यों न लिया जाना चाहिए, वहां न्यायालय बात के संस्थित किए जाने के पश्चात किसी भी समय ऐसे साक्षी का साक्ष्य किसी भी पक्षकार या साक्षी के आवेदन पर इसी रीति से ले सकेगा जो इससे पूर्व बंधित है। नेक्स्ट कहते हैं कि जहां ऐसा साक्ष्य तत्क्षण ही या पक्षकारों की उपस्थिति में ना लिया जाए वहां परीक्षा के लिए जो डेट है वो फिक्स की जाएगी और जहां न्यायालय पर्याप्त समझे पक्षकारों को इसकी सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट है कि ऐसा लिया गया साक्षी को पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि वह स्वीकार करता है कि वह शुद्ध है तो उसका साक्षर होगा, न्यायाधीश का साक्षर होगा और क्या है वह सुनवाई के लिए पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 17 जो कहता है न्यायालय साक्षी को पुनः बुला सकेगा, उसकी परीक्षा कर सकेगा। तो न्यायालय बाद के किसी भी प्रकार में एनी स्टेज ऑफ दी प्रोसीडिंग्स ऐसे किसी भी साक्षी को पुनः बुला सकेगा, दोबारा बुला सकेगा, उसकी परीक्षा की जा चुकी है और उससे प्रश्न पूछ सकेगा जो वे न्यायालय ठीक समझे। नेक्स्ट आते हैं रूल 17A जो है रिपील किया जा चुका है रूल 18। रूल 18 कहता है निरीक्षण करने की न्यायालय की शक्ति। न्यायालय ऐसे किसी भी संपत्ति या वस्तु का निरीक्षण बाद के किसी भी प्रकरण में कर सकेगा जिसके संबंध में कोई प्रश्न पैदा हो, किसी वस्तु संपत्ति का निरीक्षण कर सकेगा और यथाशीघ्र ऐसे निरीक्षण में देखे गए किसी सुसंगत तथ्य का ज्ञापन बनाएगा और ऐसा ज्ञापन बाद के अभिलेख का भाग होगा। कि जो न्यायाधीश है वह भी निरीक्षण कर सकता है, किसी केस में जाके कोई जगह प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है तो वहाँ पे जाके उसका निरीक्षण कर सकता है। कथन रूल 19 कहता है कथन को कमीशन द्वारा अभिलिखित करने की शक्ति, पावर टू गेट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ऑन कमीशन। इन नियमों की किसी बात के होते हुए भी न्यायालय खुले न्यायालय में साक्ष्यों की परीक्षा करने की बजाय आदेश 26
के नियम 4 का के अधीन अपने कथन को कमीशन द्वारा अभिलिखित किए जाने के निर्देश दे सकेगा। जब फ्रेंड्स ये ऑर्डर कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर 19। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।